ठीक है, अब आ जाओ चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है आपका प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी होती है और वन में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अगला सवाल देखते हैं फटाफट। तो देखिए आगे की कहानी की बात करें, सबसे पहले वन क्या होता है। वन किसे कहोगे, जिसे आप फॉरेस्ट कह देते हो, क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्लांट व्हिच ग्रो अप नेचुरली। यानी लगता है कि सही में जगह में खड़े हैं। अच्छा चलिए चलो आगे बढ़ दो। इतना कंफ्यूज है, अरे बात टाइम की है भाई, उतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। चलो आगे देखो, पौधों का वह समूह जो प्राकृतिक रूप से तैयार हुआ हो। यानी पौधों का ऐसा समूह जो प्रकृति ने तैयार किया हो, इंसान ने वो पौधे नहीं लगाए, इंसान ने उनमें पानी नहीं डाला, वो अपने आप तैयार हो गए, वो कहलाता है वन क्षेत्र। और एक होता है बाग या बागान, जिसे आप गार्डन कहते हो। ये क्या होता है? मैन मेड होता है, यानी मानव द्वारा तैयार। जहां मानव पौधे लगाता है, मानव क्या करता है? पौधे लगाता है, मानव उनमें पानी लगाता है, देखरेख करता है, वो बागान कहलाता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट की प्रकार की बात करें, ठीक है, फॉरेस्ट के प्रकार की बात करें, चलिए देखिए सबसे पहले आते हैं उष्ण कटिबंधीय, जिन्हें हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट में बात करें तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो आप नाम से ही समझ गए होंगे, जो बच्चे मुझसे ज्योग्राफी पढ़े उन्हें पता है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण यानी ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्या? एरिया लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, वो क्षेत्र जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। यहां देखो आप कर्क रेखा, यहां देखो आप मकर रेखा, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में मैंने आपको बताया है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है तो बारिश ज्यादा होती है, और बारिश ज्यादा होती है तो पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। और यहाँ जो पेड़ होते हैं ना वो सदाबहार होते हैं। सदाबहार इन द सेंस एवरग्रीन, एवरग्रीन इन द सेंस ऐसे पेड़ जो बसंत ऋतु में अपनी पत्ती नहीं गिराते। मतलब यहाँ जो पेड़ होते हैं ना वो एक साथ पत्ती नहीं गिराते अपनी। क्यों? देखो पेड़ जो पत्तियां गिराते हैं ना वो कब गिराते हैं? शुष्क मौसम में, यानी जब पानी की कमी होती है, एटमॉस्फेयर में पानी की कमी होती है, इसलिए पेड़ पत्ती गिरा देते हैं। अब आपको सर पानी की कमी से पेड़ पत्ती गिराने का क्या ताल्लुक है, समझिए क्या है था। ठीक है, देखिए अब अगर बात करें तो पानी की कमी से पत्ती गिराने का क्या तात्पर्य है, समझो। देखो होता क्या है कि पेड़ के जो पत्ती होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो पेड़ की पत्ती होती है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ऐसे छोटे 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 छिद्र होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, स्टोमेटा, जिन्हें रंध्र भी बोलते हैं। ठीक है, इन स्टोमेटा से क्या होता है? भाप जो है, जब पेड़ फोटोसिंथेसिस करते हैं तो जब पेड़ पानी जो है भाप के रूप में, पेड़ के अंदर जो पानी है वो भाप के रूप में बाहर निकलता है। अब अगर पत्तियों से पानी बाहर निकल जाएगा तो पेड़ के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी तो पेड़ मर जाएगा। इसलिए पेड़ क्या करता है कि भाई सुनो पत्तों, अब तुम अपना पानी, मेरा पानी बाहर निकालोगे इसलिए मैं तुम्हें गिरा रहा हूं। तो पत्ते क्या होने लगते हैं? पेड़ क्या करता है? पत्तों को झाड़ देता है, पत्ते गिर जाते हैं। अब पेड़ का जो अंदर का पानी है वो बाहर नहीं जा पाता और पेड़ क्या कर रहा है? जीवित रहता है शुष्क मौसम में, जब वायुमंडल में पानी की नमी होती है। यहां क्या होता है? इस क्षेत्र में पानी की कभी कमी होती ही नहीं है, क्योंकि डेली बारिश हो जाती है। डेली बारिश होती है तो पानी की कमी होती नहीं है, पानी की कमी नहीं होती तो यहां पेड़ एक साथ अपनी पत्ती नहीं गिराते। हाँ, जो पत्ती पुरानी हो जाती है ना वो अपने आप गिरती रहती है। बात समझ में आ गई? क्लियर? नहीं बेटा, पानी की कमी से बाल नहीं झड़ते। बाल जो झड़ते हैं वो देखो, हमारे बाल जो झड़ेंगे ना, हमेशा याद रखना, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन या खोपड़े तक, ये सिर तक नहीं पहुंचेगा ना, यहां तक, जैसे ही हमारा बीपी लो होगा तो हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां जो फसल है ना हमारी बालों की, उसे क्या नहीं मिलेगा? उसे फिर कैरेटिन नहीं मिलेगा, उसे प्लाज्मा नहीं मिलेगा, जो पोषक तत्व है, विटामिन, प्रोटीन, वो नहीं मिलेंगे, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके भी बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं तो आप योग करना शुरू कर दो। योग उल्टा, एक तो सर नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ, दीवार से लग के कम से कम 2 4 5 मिनट तक डेली खड़े होइए, आपके बाल अपने आप जो है ग्रोथ करने लगेंगे। बढ़िया खाना खाइए, विटामिन वाला, जिसमें प्रॉपर विटामिन हो, प्रोटीन हो, अच्छा खाना खाइए। आपका जो है भूमध्य किसे कहते हैं बेटा? भूमध्य नहीं होता, भूमध्य रेखा होती है बीच वाली इक्वेटर। ये सीधा सा फंडा है कि अगर आप ये पूछ रहे हो भूमध्य किसे कहते हैं मनी, तो आपने जाहिर सी बात है कि सीटेट नहीं पढ़ा है मुझसे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सारी बातें बता चुका हूं ऑलरेडी पहली दूसरी क्लास में ही। आ गई बात समझ में? तो जाके पुरानी क्लास देख लीजिए। तो अगर आपके भी बाल झड़ते हैं तो सर नीचे करिए, पैर ऊपर करिए, दीवार से लग के कम से कम डेली 5 मिनट ऐसे खड़े रहिए, बढ़िया खाना खाइए, योगा करिए, अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए, बढ़िया से आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया से प्रॉपर। हाँ पढ़िए, बिल्कुल आसमा खातून पढ़िए। ठीक है, हाँ बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल बिल्कुल अभिलाष कुमार, इसी तरह से ये आपको डेली करना है। और ऐसा नहीं है कि ये इसका रिजल्ट आपको एक दिन में मिल जाएगा, 2 दिन में, 10 दिन में, नहीं भाई, कई महीने, कम से कम 4 5 6 महीने तक लगातार करना होगा। पहले आपके बाल जो टूटना कम होंगे, मतलब कम झड़ना शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? ग्रोथ होने लगेगी, रीग्रोथ हो जाएगी आपके बालों की। ठीक है हाँ जी, सीटेट के लिए जाहिर सी बात है। तो देखो यही बात यहां लिखी हुई है। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, यानी ड्राई मौसम कभी नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। अच्छा, वन जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा घने होते हैं, यानी डेंस होते हैं, यानी पास पास होते हैं। ऐसे वन क्या होते हैं?
वन क्या होते हैं? पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं वन। और वन अगर पास पास होते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो वन ऐसे होते हैं। देखिए पेड़ है, ये पृथ्वी है, पेड़ ये पास पास है पेड़, तो वन ना आपस में एक छत बना लेते हैं। पेड़ों की जो पत्तियां हैं आपस में मिलकर ऐसे छत बना लेती हैं। अब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आता है लेकिन वो नीचे तक नहीं आ पाता, यानी इन वनों में रात दिन में भी रात के समान अंधेरा रहता है। आगे बात समझ में? इन वनों में दिन में भी रात के समान अंधेरा रहता है, प्रकाश नीचे तक आ नहीं पाता। प्रकाश जब नीचे तक नहीं आ पाता, ऊपर ही रुक जाता है कैनोपी से, जब प्रकाश नीचे तक नहीं आ पाता, तो इन वनों में यहां घास के मैदान नहीं पाए जाते। याद रखना, जो सदाबहार वन होते हैं उन वनों में यहां नीचे घास नहीं पाई जाती, पेड़ों के नीचे घास नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि भाई सूर्य का प्रकाश ही नहीं आता, नीचे प्रकाश नहीं आता तो घास नहीं पाई जाती। आगे बात समझ में? अब आगे समझते वही, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण, वितान मतलब समझ रहे हो? कैनोपी, कैनोपी, वितान मतलब कैनओपी, ऊपर जैसे छत नुमा आकृति बन गई, ठीक है। वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहां दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष जैसे रबड़, अबोनी, रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ये होते हैं दृढ़ काष्ठ वाले। दृढ़ काष्ठ वाले बोले तो जिनका जो तना होता है कठोर होता है। तना कैसा होता है? कठोर होता है। अच्छा है, मूंगफली आप अगर खाते हो डेली तो अच्छा है, उससे भी आपका प्लाज्मोडियम रक्त संचार प्रॉपर सुचारू रूप से होता है। और सुबह सुबह ना नंगे पैर, देखो हमारे जो पैर होता है ना, ये पैर का जो हिस्सा होता है, यहाँ ना ये पैर, नंगे पैर जब आप चलते हो तो यहाँ ना हर जगह हमारी एडी, हमारा पंजा, हर जगह का सीधा कनेक्शन यहाँ से होता है। किसी का हार्ट से होता है, किसी का किडनी से, किसी का माइंड से, किसी का ब्लड सर्कुलेशन से। तो जब आप इस पैर को, नंगे पैर सुबह सुबह घास पे चलते हो ना, तो पैर ऊंचे नीचे पर ऐसे रखता है, ऐसे रखता है ना, तो सीधा हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो, हमारा हार्ट की जो पंपिंग है, हमारा माइंड जो है वो सब बढ़िया चलता है, सुचारू रूप से चलता है। तो इसलिए हमेशा ना हमें कम से कम सुबह 2-3 किलोमीटर, 2-3 नहीं तो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 10 मिनट, 15 मिनट नंगे पैर घास पे चलना चाहिए। हरी घास पे आप नंगे पैर चलिए सुबह सुबह, उससे आपका रक्त सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए सिंपल सी समझिए, आप ना कभी एक काम करना, अगर आपके पिताजी का लास्ट 2 क्लास का पीडीएफ नहीं है, नहीं बेटा आज ही डाला एक का, तो देखो चेक करके डाल दिया है, नहीं डाला है तो मैं डाल दूंगा, वैसे डाल दिया हूं मैंने। अरे कोई नहीं, वो एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, जो टेम्परेरी ब्लॉक दिखा रहा है ना, वो एप्लीकेशन में दिक्कत है। मूंगफली खाने से आपको बहुत सारा प्रोटीन मिलता है निशा त्यागी, ठीक है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप अपने पिताजी की शादी का एल्बम देखिएगा, पिताजी की शादी का एल्बम लगभग 1990 के आसपास जिनकी भी शादी हुई हो, 1990, 95, उस टाइम पे 2000 तक भी जिनकी शादी हुई हो, आप उनकी शादी का एल्बम देखिएगा या वीडियो देखिएगा उनकी शादियों का। अगर उस समय पे वीडियो बनी है, पहले तो उस समय पे कम ही वीडियो बनती थी, अगर किसी का बना है या फोटो है, उसमें आपको दिखाई देगा कि किसी भी बाराती का तोंद निकला हुआ नहीं मिलेगा। शायद एक आध, कोई 100 में एक आध होगा जिसका तोंद निकला होगा, है ना। तोंद बहुत कम लोगों का निकला होगा, है ना। अब अगर देखो ध्यान से, तोंद क्यों नहीं निकला हुआ? आजकल आप देखो, आजकल कोई ऐसा होता है जिसका तोंद नहीं निकला होता। सही बोल रहा हूं मैं? पहले लोगों में शायद ही कोई ऐसा होता था जिसका तोंद निकला होता था, और आजकल के लोगों में शायद ही कोई ऐसा होता है कि जिसका तोंद निकला हुआ नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, सिंपल सी बात है, हमारा खान पान। देखिए पहले जहां हम देसी घी, देसी सरसों का तेल, ये चीज यूज करते थे अपने खाने में, आज क्या डालडा, फलाना ऑयल और धारा ऑयल, ये फलाना ऑयल, ढिकाना ऑयल, ये सब ऑयल आ गए, है ना। आज हमारे खाने में क्या है? पहले हम क्या खाते थे? हम कचौड़ी खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं? बाजरे की रोटी खा रहे हैं, मक्का की रोटी खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, ये सारी चीज खा रहे हैं। अगर घर पे कुछ स्पेशल बना रहे हैं तो दाने भून रहे हैं, वो कभी भुट्टे दाने भुने हुए खाए, जिन्हें पॉपकॉर्न कह देते हैं, जो मॉल में आप जाओगे तो 300-400 रुपए में मिलता है मूवी देखते टाइम, वो हम घर में फ्री बनाते थे, वो रेती में डाल के, ठीक है, रेती में डाल के बनाते थे। जब बनाते थे तो क्या होता था उस समय पे? क्या होता था भाई, उस समय पे वो चीज हम खाते थे, वो चीज हम खाते थे बहुत अच्छे से। तो ऐसे में क्या, ये खान पान का पूरा खेला है ना। पूरा खेला जो है, ये मोटापा जो है खान पान का है। तो आप खान पीना बढ़िया रखिए। वापस आ जाइए पेड़ों के ऊपर। तो ये कौन से हो गए? अब आपसे सवाल क्या करेगा? सवाल आपसे ये कर सकता है कि भाई ये बताइए, इनमें से कौन से वन सदावार, कौन से पेड़ सदावार वनों में पाए जाते हैं, कौन से पेड़ सदावार वनों में नहीं पाए जाते हैं? हाँ खूब खाए हैं यार, खूब खाए हैं। मैं बता रहा हूं, जैसे ही पहली बारिश होती थी ना, हमारे गांव में एक अंकल जी मान लो, हम तो अंकल, चाचा, ताऊ कुछ भी मान लो, तो एक बुजुर्ग थे काफी, उनका नाम था छुट्टन। छुट्टन बोलते थे उन्हें सब। जैसे ही पहली बारिश होती थी, हाँ इंग्लिश भी है बेटा, इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी है। जैसे ही पहली बारिश होती थी, होता क्या था, छुट्टन आप नहीं जानते, भार बोलते थे उसे, भार। उसमें क्या होता था, बड़ी सी कढ़ाई होती थी उनके पास, और उसके नीचे जमीन खोदते थे, गड्ढा करते थे, उसके ऊपर रखते थे, और उसमें आग जला के ना उसमें रेती डालते थे, और उसमें पॉपकॉर्न भूनते थे। हम अपना घर से मक्का लेके जाते थे, और वो मक्का के पॉपकॉर्न भूनते थे। कैसे? आधी मक्का वो खुद रख लेते थे, और आधी के हमें पॉपकॉर्न भून के दे देते, यानी पॉपकॉर्न भूनने का वो आधा मक्का लेते थे। बाजरा, ज्वार, जिसका भी आप पॉपकॉर्न बनवाना चाहो, बाजरे का, मक्का का, ज्वार का, जिसका भी, वो ले लेते थे आधा, और आधा हमें दे देते थे। ये हम बहुत किए हैं बचपन में, खूब जाया करते थे। चलो, ये है सदाबहार वन। देखो इतने घने ज्यादा जंगल होते हैं कि भाई सूर्य का प्रकाश यहां नहीं जा पाता है, ठीक है।
ठीक, आगे देखिए, ये रहा इंग्लिश। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दीज डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक्स, दीज रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू द ईयर, since the weather here is never dry, the tree here do not shed their leaves completely. That's why they are called evergreen. Due to that thick canopy of very dense tree, sunlight does not reach inside the forest. Even during the day, generally hardwood tree like rosewood, ebony, mahogany, etc. are found. Clear? ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? अरे वो एप्लीकेशन में आज गोविंद भाई को दिक्कत आ रहा है, कितनी बार बताऊं, एप्लीकेशन में कुछ टेक्निकल इशू है, इस वजह से किसी को ब्लॉक, किसी को एरर, ये सारी चीज दिखा रहा है। चुपचाप पढ़ लो आज, शुक्र मनाओ आपकी क्लास हो गई। जड़ क्या होता है? जड़ नहीं पता, रूट। तो जब बात करते हो यार, कौन से लोग से आए हुए भाई। चलो अगला आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब इसी क्षेत्र में, ट्रॉपिकल बोले तो यही क्षेत्र, डेसिडुअस बोले तो जो अपनी पत्ती गिरा दे, यानी ऐसे पेड़ जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कब? स्प्रिंग सीजन में। अरे वो इसलिए बता रहा है ब्लॉग, बता तो रहा हूं, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है एप्लीकेशन में, ठीक हो जाएगा शाम तक, काहे परेशान हो, चुपचाप पढ़ो। चलिए आगे देखिए फटाफट से। तो ये क्या होते हैं? ये स्प्रिंग सीजन में यानी बसंत ऋतु में अपनी पत्ती गिरा देते हैं। महोगनी बेटा एक पेड़ का नाम है, जैसे अबोनी, महोगनी, आबनूस, रबड़, जैसे आपके सीसम, नीम, जामुन होते हैं ना, ये पतझड़ वनों के हैं, वो सदाबहार वनों के पेड़ों के नाम है। खुश? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, टेंशन से भी बाल झड़ते हैं। आर्द्रता होता है मॉइस्चर, आर्द्रता मतलब मॉइस्चर, नमी। अभी जैसे बारिश का मौसम है तो आपका जो बॉडी है वो चिपचिपाट होता है ना, यानी वो किस कारण से होता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है? उसमें आर्द्रता है, उसमें नमी है, उसमें मॉइस्चर है, हवा में पानी की मात्रा, भाप की मात्रा, ये नमी होती है। भाई साहब इतना मतलब बेसिक इतना कमजोर है सीटेट वालों का जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें आर्द्रता, चलो सपोज दैट मान लो तुम ये जो है सीटेट नहीं किए, तो अब तुम अगर किसी बच्चे को पढ़ाने लग जाओ किसी स्कूल में 6, 7, 8 में, और तुम्हें आर्द्रता नहीं पता, तुम्हें मॉइस्चर नहीं पता, तो कैसे पढ़ाओगे? हैं? देखो वो पर्णपाती हम बता रहे हैं, तुम सुन कहां रहे हो? हम बता रहे हैं वो पेड़ जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पर्ण मतलब पत्ते, पाती मतलब गिराना। नाम से मतलब निकालो भाई, इतना दिमाग तो रखो, नाम से निकालो। पर्णपाती नहीं बेटा, देवदार पहाड़ों में पाए जाते हैं, चुपचाप पढ़ो। पर्णपाती, पर्ण मतलब पत्ते, पाती मतलब गिराना, डेसिडुअस यानी जो अपनी पत्तियां स्प्रिंग सीजन में गिरा दें, यानी जो वृक्ष अपनी पत्ती स्प्रिंग सीजन में गिरा दें, उन्हें क्या बोलते हैं? पर्णपाती। आगे समझिए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। ये कौन से वन होते हैं? मानसूनी, मतलब जब बारिश होती है तो हरे भरे, उसके बाद ये अपनी पत्ती गिरा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो उत्तर भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। आपसे सवाल यह पूछ सकता है कि भाई उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? तो भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। मौसमी परिवर्तन बोले तो जैसे मतलब अभी वर्षा है, फिर सर्दी आ जाएंगी, फिर गर्मी, तो क्लाइमेटिक चेंज होता रहता है, मौसम वेदर चेंज जो है इनमें होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में ये वृक्ष अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। मैंने बोला ना, पानी को अपने अंदर रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए अपनी पत्ती गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में, दृढ़ काष्ठ बोले तो जिनका जो तना होता है वो कठोर होता है, सॉलिड होता है, साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष जो है फर्नीचर, इनका फर्नीचर बनाया जाता है, यातायात के साधन बनाए जाते हैं, है ना, एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर पाए जाते हैं। आगे बस समझ में नहीं आई? क्लियर हुई कहानी? चलिए जी, क्लियर हो गई बात? चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बात सही आ गई, समझ में आ गई। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, यही सारी चीजें देखो, इस तरह के वृक्ष होते हैं, देखो जब अपनी पत्ती झाड़ते हैं ना तो ऐसे पीले रंग के दिखाई देते हैं, है ना, ऐसी जो पत्ती झाड़ते हैं तो पीले रंग के दिखाई देते हैं। ये इंग्लिश में लिखी हुई बात है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर मानसूनी फॉरेस्ट फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। सीजनल चेंज टेक प्लेस इन दीज एरियाज टू conserve water. Their tree here shed their leaves during the dry season. The hardwood tree found in these forests are sal, teak, neem or rosewood. Hardwood trees are very useful for making furniture, transport and construction material. The animal commonly found in these regions are tiger, lion, elephant, golden langur and monkey etc. ठीक है, यातायात ट्रांसपोर्ट होता है बेटा। यातायात क्या होता है गुरुजी? भाई साहब अब तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मंगल ग्रह से आए हो। अरे भैया ट्रांसपोर्ट होता है, यातायात मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। आ गई बात समझ में? यातायात बोले तो ट्रांसपोर्ट। आगे आ जाइए।
आगे आता है शीतोष्ण सदाबहार वन, यानी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। शीतोष्ण बोले तो देखो शीतोष्ण क्षेत्र कौन सा होता है, यानी 23.5 से 66.5 तक नॉर्थ में, यहां से यहां तक ये वाला जो ग्रीन वाला है 23.5 से 66.5 यहां तक। यहां भी क्या होता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन ये जो वन होते हैं ये महाद्वीपों के केवल पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, रोजवुड, अबोनी, महोगनी, आबनूस, रबड़, ये सब सदाबहार वनों में है। यहाँ रोजवुड लिख दिया क्या मैंने? हाँ 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 हाँ। नहीं, रोजवुड नहीं है, रोजवुड नहीं है, रोजवुड तो सदाबहार वनों में है। शीशम है ये, रोजवुड नहीं है, शीशम है। रोजवुड तो सदाबहार, नीम, शीशम। शीशम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लेना, मैं शीशम लिख देता हूं। शीशम, शीशम है, रोजवुड नहीं है, शीशम है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन, इन ये देखिए इसमें कौन कौन से वन होते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। तटीय प्रदेश बोले तो यहां पाए जाते हैं हमेशा। ये कहां पाए जाएंगे, महाद्वीपों के यहां पाए जाएंगे, पूर्वी किनारों पर, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाएंगे। ऑलवेज कहां पाए जाएंगे, महाद्वीपों के तटीय प्रदेशों में यानी पूर्वी किनारों पर पाए जाएंगे। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहां बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ वाले भी, मुलायम, यानी हार्डवुड भी, सॉफ्टवुड भी। दृढ़ काष्ठ बोले तो हार्डवुड और नरम काष्ठ बोले तो सॉफ्टवुड। तो हार्डवुड, सॉफ्टवुड दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन ऑफ मिड लैटिट्यूड। दे आर कॉमनली फाउंड ऑन द ईस्टर्न एजेस ऑफ कंट्रीज सच एज साउथ ईस्ट अमेरिका, South China and Southeast Brazil. Both hard and soft trees like oak, pine and eucalyptus are found here. ठीक है, are found here. क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से आगे की कहानी। चलिए, तो ये इस तरह के देखिए आपके सामने वृक्ष हैं, ये इस तरह के वृक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला शीतोष्ण पर्णपाती वन, यानी इस क्षेत्र में जो पर्णपाती बोले जो अपने पत्ते गिरा दे वो वन पाए जाते हैं। अब आपको एक बात बता दूं, देखो जो पर्णपाती वन होते हैं ना वो दूर दूर होते हैं। आगे बात समझ में, पर्णपाती जो वन होते हैं वो दूर दूर होते हैं। आगे बात समझ में, दूर दूर होते हैं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है, और जब सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जब आ जाता है तो इनमें क्या होता है भैया, इनमें घास के मैदान पाए जाते हैं। तो याद आपको ये रखना है, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग एग्जाम, शाम शर्मा। ओके जी शाम, थैंक यू। देखो आपको याद क्या रखना है कि जो सदाबहार वन होते हैं उनमें पेड़ पास पास होते हैं, तो छत बना लेते हैं, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं आता तो घास के मैदान नहीं पाए जाएंगे। जो पतझड़ वन होते हैं उनमें पेड़ दूर दूर होते हैं, सूर्य का प्रकाश नीचे तक आता है तो नीचे पेड़ पौधे उगेंगे तो नीचे घास के मैदान पाए जाते हैं। कुल जमा बात है, यानी सदाबहार वनों में घास के मैदान नहीं होंगे, लेकिन पतझड़ वनों में घास के मैदान होंगे। ठीक है, हाँ वृक्ष के नाम पूछता है भाई, कौन से वृक्ष किन वनों में होते हैं, वृक्ष के नाम पूछता है। आगे आ जाइए, ये देखिए उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, ऐस, बीच आदि। यहाँ जो जानवर है वो हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। ये एक बार पूछा था सवाल, फीजेंड एंड मोनाल पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये दो पक्षी हैं, फीजेंड तथा मोनाल पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। दो पक्षी हैं, फीजेंड पक्षी है, मोनाल पक्षी है। ये पक्षी इन वनों में पाए जाते हैं। सवाल पूछा जा चुका है सीटेट में कि भाई फीजेंड और मोनाल पक्षी कहां पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन या टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्टों में ये पक्षी पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी देखिए मूविंग टुवर्ड हायर लैटिट्यूड more temperate deciduous forests are found. They are found in the coastal region of northeast America, China, New Zealand, Chile and western Europe. They shed their leaves in dry weather. The trees found here are oak, ash, beech, etc. Deer, fox, wolves are the common animal here. Birds like pheasant and monal are also found there. ठीक है, चलिए जी। पर्णपाती मतलब होता है, पर्ण मतलब पत्ते, पाती मतलब गिराना। ऐसे वन जो अपने पत्ते बसंत ऋतु में गिरा देते हैं, स्प्रिंग सीजन में अपने पत्ते गिराते हैं, या शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, पानी की कमी के कारण पत्ते गिरा देते हैं, उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। इन वनों में पेड़ दूर दूर होते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो जमीन तक आता है, तो यहाँ घास के मैदान हो पाए जाते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए जी, अरे कर लोगे भैया, कर लोगे, यूट्यूब से भी पास कर लोगे, एप्लीकेशन से भी कर लोगे। अच्छा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन ग्लोब पर बता दो। देखो बेटा, देखो ये ग्लोब है, तो यहां देखो ये इक्वेटर के, ये जो इक्वेटर है इसके आसपास के एरिया में एवरग्रीन वन पाए जाते हैं। ये जो रेड वाली लाइन है ना, इसके आसपास के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ डेली शाम को 4 बजे के आसपास बारिश होती है, तो पानी की कमी होती नहीं है। ठीक है, चलिए देख लो भैया, दिखने में कैसा होता है यार, तुम देख लो। चलो मैं ही दिखाई देता हूँ, फीजेंट एंड मोनाल पक्षी।
देखो दिखाता हूँ, फीजेंट एंड मोनाल पक्षी। ला 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 ला। देखो ऐसे होते हैं, बड़े खूबसूरत से पक्षी होते हैं। ऐसा होता है फीजेंट पक्षी, मोर की तरह होता है कुछ कुछ, जैसे अपना मोर होता है ना, ऐसे होता है कुछ कुछ। देखो इस तरह से होता है फीजेंट एंड मोनाल पक्षी। ये होता है देखो, वो ये खुश, अब तो खुश हो, ये लो, ये होता है भाई, ये होते हैं फीजेंट मोनाल पक्षी, फीजेंट मोनाल। खुश हो अब? मेरे ध्यान दो, मेरे एक भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, मुझे घर के काम होते हैं। अरे तो रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं होगा बेटा? अभी मत देखो, कल शाम को या कल देखना। अभी एप्लीकेशन में दिक्कत है यार, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? एप्लीकेशन में बाबू दिक्कत चल रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू है, वो शाम तक सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, आपको सारी क्लास दिखने लग जाएंगी, काहे परेशान हो रहे हो? ठीक है चलो। नहीं फीजेंट अलग है, फीजेंट ये है। मोनाल देखो ये रहा, छोटू सा अलग सा दिख रहा है, ये रहा मोनाल पक्षी, ये रहा इसी में। ठीक है, एक फीजेंट एक मोनाल। ठीक, चलो। गोविंद तू डेली यही कमेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हिंदी इंग्लिश में मैंने आपको बता दी। अब आगे देखिए, आगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। देखिए भूमध्य सागरीय वनस्पति कहां है समझिए। पहले भूमध्य सागर कहां, देखो ये इस तरह से देखो, ऊपर यूरोप, ये यहां पे अफ्रीका, ये अफ्रीका, और ये जो सागर है ये भूमध्य सागर। ये जो बीच में सागर दिख रहा है ये भूमध्य सागर, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसके चारों ओर, ये जो ग्रीन लाइन है इसके यहां चारों ओर, यहां पर पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वन। इनमें जो होते हैं वो सारे खट्टे फल होते हैं। भूमध्य सागरीय वन कैसे होते हैं? खट्टे फल होते हैं। इसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। विश्व का क्या कहा जाता है? फलोद्यान कहा जाता है इसे, समझिए। ठीक है, यहां देखिए समझिए, इसमें जो लिखा हुआ है ना वो मैं बता रहा हूं, इसमें पढ़ लेना, बाकी जरूरत नहीं है। यहां जो ये वाला एरिया है इसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, और इन्हें भूमध्य सागर के चारों ओर है ये वन, इसलिए इन्हें भूमध्य सागरीय वनस्पति कहते हैं। और इसमें खट्टे फल होते हैं। खट्टे फल बोलते तो नींबू वंश, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, अंजीर, जैतून, ये सारे फल यहां पाए जाते हैं। देखो यही बात लिखी हुई है। महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों पर अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार वन एवं पर्णपाती वनों से ढका है। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारे भिन्न है, यहां भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, देखो भाई कौन सा आ जाएगा यहां? यूरोप, भाई इधर यूरोप, आगे आ जाओ, अफ्रीका, अफ्रीका आ जाएगा यहां, अफ्रीका और एशिया, यहां एशिया, देखो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, तीनों देश आ गए, तीनों महाद्वीप आ गए, कि भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम यह पड़ा, क्या? भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों, मतलब ऐसा जरूरी नहीं भूमध्य सागर के ही आसपास पाई जाए, उसके अलावा भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? कहां कहां? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका में, एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म एवं शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश यानी सिटिस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने इच्छानुसार कृषि के लिए यहाँ की प्रकृति वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीव कम है, मतलब वन के जो जीव है ना वो कम है। एक सेकंड भाई, चलो अभी चल जाएगा। देखो दोबारा देखो, ध्यान से समझो। देखो यहां क्या है भाई, यहां देखो, यहां क्या है, यहां पर पहले समझो पूरी बात को। यहां पर क्या है, इस एरिया में वन पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? देखो भूमध्य सागर के आसपास पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति हो गया। उसके अलावा भी ये भूमध्य सागर के अलावा भी वे पाए जाते हैं। कहां कहां पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में, के कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, और दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका में, एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं। इन वनों में अंजीर, संतरा, मौसम्बी, नींबू ये सब पाए जाते हैं। और ये जो वन है ना, यहां पर देखो एरिया कम है, और यहाँ के लोगों ने, इस तरह के वन होते हैं, यहाँ के लोगों ने वैसी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे तो हटा दिया है, यहाँ खेती करते हैं। अब जब खेती ज्यादा करते हैं, अब खेती जब आप ज्यादा करते हो तो खेती करने के लिए वहां जो, जब खेती के कारण आपकी फसल बो रहे हो तो वहां जो जीव जंतु है ना वो कम पाए जाते हैं। ये देखो लिखा हुआ भी है, यहां देखो ये लिखा हुआ भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म एवं शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं भी पाई जाती हैं। गर्म ऋतु भी होती है और शीत ऋतु भी होती है, गर्मी भी पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा देते हैं। तो यहाँ वन्य जीवन कम है, यानी जो जंगल जीव होते हैं ना, जानवर, वो यहाँ बहुत कम पाए जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? जल्दी से बताओ फटाफट से। वन के जीव जो है वो यहाँ कैसे हैं? सर जी यहाँ पर वन के जीव तो कम ही पाए जाते हैं। जल्दी से बताओ फटाफट से। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
शंकुधारी वन या कॉनिफेरस फॉरेस्ट। देखिए शंकुधारी वन कौन से होते हैं? शंकुधारी वन होते हैं ये वाले, आपने पहाड़ों पर गए हो तो ऐसे नीचे से चौड़े ऊपर से ऐसे, इन्हें बोलते हैं शंकुधारी वन। ये कहां पाए जाते हैं? ये ऊंचे स्थानों पर, पोल की तरफ। ये 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर। महोगनी का पेड़ किसमें होता है बेटा? सदाबहार वनों में होता है महोगनी। अबोनी, महोगनी, आबनूस, रबड़, रोजवुड, ये सदाबहार वनों का है। ठीक है, अब चुपचाप से पढ़ो, कमेंट पे ध्यान मत दो, नहीं लिख बाद में लेना, कमेंट पे ध्यान मत दो। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, मतलब उत्तरी गोलार्ध ये रहा, इसके उच्च अक्षांश बोले तो 50 से और 70 डिग्री तक, यानी इसके बीच में 50 से ऊपर और 70 से नीचे, यहां ये पाए जाते हैं। में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैगा। इनको शंकुधारी वनों को क्या कहा जाता है? टैगा वेजिटेशन या टैगा वनस्पति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा पहली स्लाइड एवरग्रीन की थी, जाके चेक करो। लेट क्लास में आते हो फिर कहते हो ये बताओ वो बताओ। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। जैसे जब आप हिमालय में जाओगे तो आप जब जाओगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब में बेटा आम का जो है वो पतझड़ में आता है, उनमें पाए जाएंगे। अब आगे समझिए, ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा, एक चैप्टर है, सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले, मतलब इनकी जो लकड़ी होती है ना सॉफ्ट वुड होती है, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी जानते हो? लुगदी, हाँ भाई लुगदी जानते हो? लुगदी, लुगदी क्या होता है? देखो लुगदी होता है, आपने देखा होगा पहले, आपने अगर याद हो तो जब आप छोटे होंगे तो आपकी दादी जी एक काम करती होंगी, आपकी सारी किताबों को लेके क्या करती थी? जो पुरानी किताबें होती थी कबाड़े वाली, उनको लेके पानी में डाल देती थी। उन पानी में किताबों को 2-3 दिन तक गलाती थी। जब वो अच्छे से गल जाती थी, उनका पेस्ट बना लेती थी, घोल बना लेती थी दादी जी। दादी घोल बना के और उनसे ना फिर एक वो लेती थी, हांडी जिसे बोलते थे मिट्टी की, उसके ऊपर उसे ऐसे लगाती थी और गोल डिजाइन बनाती थी। फिर उसके बाद उसमें डिजाइन डालती थी, उसे बोलते थे डलिया या ढल्लो। शादियों में उसका यूज लड्डू वगैरह रखने में काम आता था। अरे सलीमा एक लड़की है, जो चैप्टर है 7th क्लास में, 7th क्लास में एक चैप्टर है, उस चैप्टर में एक सलीमा नाम की लड़की है, सलीमा नाम की लड़की का नाम दिया गया है। ठीक है, चलो, तो उसे डलिया या डल्लो बोलते थे। हमारे यहाँ डलिया या डल्लो बोलते थे, आपके यहाँ क्या है पता नहीं है ना। उसमें लड्डू वगैरह रखे जाते थे। या जैसे कई बार होता है ना, जैसे कोई सामान आता है, शादी होती है तो मोहल्ले पड़ोस में लड्डू बांटते हैं ना, तो उसमें रख के लड्डू बांटते थे, होता था ना। वही होता है लुगदी, जिसकी वो टोकरी बनाई जाती है, टोकरी टाइप बनाते थे, वही होता है लुगदी। आ गई बात समझ में? हाँ, डाली, डल्लो और टोकरी, जो भी आप कहना चाहो, उसी वो लुगदी की बनती है। तो इन वृक्षों से क्या होता है? लुगदी, इनकी जो लुगदी होती है उससे जो आपके जैसे कोई सामान जब आप पैकिंग में मंगाते हो तो पैकिंग करके आता है ना, पैकिंग जो होके आता है वो कागज, आपकी जो माचिस की तीलियां होती है ना, माचिस की तीली, और आपका जो माचिस का कवर होता है वो, या आपका पेपर, ये सब इन्हीं से बनाया जाता है। अगली बात समझ में? नरम काष्ठ लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। लुगदी से क्या बनते हैं? कागज बनते हैं। आप सुने ही नहीं हो ये बात, गजब बात है। ठीक है, चलिए अगर बात करें तो ये सामान्य कागज, कुल जमा बात है लुगदी, ये समझिए कागज बनाने के काम आती है। जिन्होंने ये सारी चीजें गांव में नहीं देखी है, ये मानिए कागज बनाने के काम आती है लुगदी। ठीक है, नरम काष्ठ का उपयोग माचिस बनाने, माचिस की जो तीली बनती है वो, पैकिंग के सामान, पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए, जैसे आपका वॉशिंग मशीन, फ्रिज जो पैकिंग में आता है ना, वो सब पैकिंग के लिए। ठीक है, पैकिंग का सामान बनाने के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। इसमें कौन कौन वृक्ष होते हैं? चीड़ के वृक्ष होते हैं, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी और मिंक यानी ध्रुवीय भालू, रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जानवर यहां पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तुम्हारे की देख लो, आ गए ना एक और ज्ञानी। अभी के मैंने ये कह दिया कि भैया ये चैप्टर 7th क्लास का है, तो वो कह रहे हैं कि अभी 8th क्लास की तो पढ़ाई नहीं है। अरे तुम बड़े कब होगे मेरे भाई? हैं? अरे मैं कितनी बार बताऊं कि अगर मैं कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं तो ये वाला चैप्टर उसमें भी है, 6th क्लास में भी है। मैं जब किसी चैप्टर को स्टार्ट करता हूं तो वो चैप्टर 6th, 7th और 8th तीनों क्लासों में दिया होता है, उसे तीनों के को एक साथ करवाता हूं। मैं आपको बुक के ऐसे नहीं करा रहा कि पहले 6th क्लास की बुक कराऊंगा फिर 7th की फिर 8th की ना। अब जैसे सॉइल वो है चैप्टर, क्या नाम है, एक चैप्टर है उसका, अरे वो वाला पर्यावरण वाला, वो 6th में भी है, 7th में भी, 8th में भी है। अरे चीड़, चिर नहीं है, चीड़ पेड़ होते हैं, चीड़, चीड़ के पेड़ होते हैं। चलो आगे आ जाओ फटाफट से, आगे देखिए। तो ये रहे देखो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये होते हैं देखो इस तरह के वृक्ष, आपने देखे होंगे पहाड़ों में अलग अलग जगह पे, इन्हें बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, अरे अंगूरी कुमारी जी, हम आपका कमेंट पढ़ लिए हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन अब पढ़ाई पे ध्यान दे लो, आपके लिए यही जरूरी है। ठीक है,
देवदार भैया वृक्ष होते हैं, ये देवदार का वृक्ष है, ये वाला, जिससे नीचे से चौड़े ऊपर से पतले होते हैं, उन्हें बोलते हैं देवदार के वृक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन द हाई लैटिट्यूड 50 to 70 ऑफ द, यानी इसे बोलेंगे हम क्या, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। तो ये हाई लैटिट्यूड पर पाए जाते हैं ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द ग्रेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड, दे आर आल्सो कॉल्ड टैंगा। These forests are also found at higher altitude. Salima had seen these trees are abundant in the Himalayas. These are evergreen trees with tall softwood. The wood of these trees is used to make pulp, which is used to make normal and newspaper print. Newsprint. The softwood is also used for making box for matches and packing. Cheed, Devdar, etc. are the main tree of the forest. Animal like silver fox, mink, polar bear are common found in animal. ठीक है, आगे देखिए, घास स्थल। अब आते हैं ग्रासलैंड पे। अब आते हैं अपन ग्रासलैंड पे। तो देखो, घास के मैदान पे आ जाते हैं। अब आपको घास के मैदान के बारे में एक चीज, बड़ी मोटी मोटी सी बात बता देता हूं। देखो, सिंपल समझो, घास के मैदान के बारे में आपको मोटी चीज पहले मैं यहां बताता हूं। देखो, घास के मैदान के बारे में बताता हूं, ध्यान से समझना, दोबारा नहीं बताऊंगा। फिर आप कहोगे एक और बार बता दो, जो आप ये पूछते हो ना, एक और बार फिर से बता दो, बस उसी पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। रीजन इज, क्यों आता है? क्योंकि देखो, ऑनलाइन में दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं होता है। आपको अगर समझ नहीं आया है कोई चीज, दोबारा पढ़ना है तो दोबारा पढ़ देख लो वीडियो। भाई वीडियो तो आप कितनी भी बार देख सकते हो ना, तो आप दोबारा वीडियो देख लो। बस ये मत पूछा करो कि जी फिर से बता दो, भाई एक बार में अच्छे से समझ लो। हाँ, अगर कोई डाउट है कि सर ये समझ नहीं आई, वो पॉइंट समझ नहीं आया, तो वो से पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि सारी दोबारा बताओ। अगर हर टॉपिक को दोबारा बताया जाएगा तो बस फिर तो हो लिया सिलेबस। चलिए अब आगे समझिए। देखो, ये इक्वेटर है, मेरी बात ध्यान से समझना। ये क्या है? इक्वेटर, यानी जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हो। इस रेखा के, देखो यहां, इस रेखा के, ध्यान से समझना पॉइंट को, इस रेखा के ऊपर यहां ये लाइन होगी, ये वाली। इस रेखा के नीचे यहां ये वाली लाइन होगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। ये हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गई 23.5 डिग्री साउथ। देखो, इसको बोलते हैं क्या? ट्रॉपिकल जोन। भाई ये एरिया क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहां जो घास पाई जाती है, इस एरिया में जो घास के मैदान, घास पाई जाती है, यहां गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होती है तो यहां पाई जाती है बड़ी बड़ी घास। तो इस एरिया में जो घास पाई जाती है उसे बोलते हैं क्या? ट्रॉपिकल घास, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? यहां पाए जाएंगे। तो ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं उनमें पाई जाती है बड़ी बड़ी घास, ऊंची ऊंची घास। और पता है कितनी ऊंची ऊंची होती है? लगभग 10 से 12 फीट या 3 से 4 मीटर। यहां जो घास पाई जाएगी वो इतनी बड़ी बड़ी घास होती है कि खड़ा हुआ हाथी भी छुप जाए। 10 से 12 फीट या 3 से 4 मीटर की घास पाई जाती है। इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। मतलब यहां जो घास होगी इस एरिया में। ठीक, दूसरा होता है, अब यहां देखिएगा नंबर आगे, ये होता है, आप आगे ये देखेंगे, एक ये और एक ये, यहां देखेंगे आप फटाफट से। तो इसे बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये होता है 66.5 डिग्री साउथ। तो यहां जो घास पाई जाएगी इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में जो घास पाई जाएगी उसे बोलेंगे क्या? उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यहां जो घास पाई जाएगी, क्योंकि यहां जो बारिश होती है ना, हैवी रेनफॉल नहीं होती है, यहां रिमझिम बारिश होती है और गर्मी कम पड़ती है। तो यहां जो घास के मैदान पाए जाएंगे उन्हें बोलेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या टेम्परेट घास के मैदान। और ये जो घास होती है वो लंबाई में कम, लगभग 2 से 3 फीट की घास होती है और ये पौष्टिक घास होती है। तो ज्यादातर जो पशुपालन होता है वो इन क्षेत्रों में पशुपालन बहुत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की घास पौष्टिक होती है। आगे बात समझ में? ऊपर ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। भाई इन्हें बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र। और यहाँ जो पाए जाते हैं, ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है। यहाँ जो पाए जाते हैं, यहाँ क्या पाई जाती है? यहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती, एक अल्पाइन तरह की घास होती है, बहुत छोटी छोटी, वो घास यहाँ पाई जाती है। आगे बात समझ में? क्लियर हो गई कहानी? चलिए जी। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है ट्रॉपिकल, लिख देता हूं, ट्रॉपिकल। ये जोन होता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन। ये है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, या इसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय। ये है पोलर जोन। ये नॉर्थ टेम्परेट, ये साउथ टेम्परेट। आगे बात समझ में? आगे आ जाओ। अब देखो, अब पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड में उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। अभी बस समझ में? ये घास के मैदान, वन नहीं, ये घास के मैदान। वन हटाओ और वन की जगह लिखो घास के मैदान। ये भूमध्य रेखा के, बस ऐसे ही लिख दो, ये भूमध्य रेखा के किसी भी ओर उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। यहां वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर या 10 से 12 फीट, यहां 3 से 4 मीटर या 10
10 से 12 फीट ऊंचाई तक हो सकती है। अफ्रीका का सवाना, देखो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान, और ये सवाना घास के मैदान में इतनी ऊंची ऊंची घास होती है, इतनी ऊंची ऊंची घास होती है सवाना घास के मैदान में कि वहां पर खड़ा हुआ हाथी छिप जाए। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है घास ज्यादा है तो घास को खाने के लिए शाकाहारी जानवर ज्यादा, शाकाहारी जानवर ज्यादा तो मांसाहारी जानवर ज्यादा, मांसाहारी जानवर ज्यादा तो शिकारी ज्यादा। इसलिए इस सवाना घास के मैदानों को कहा जाता है ऊंचे शिकारों की भूमि। यह सवाल आया हुआ है कि ऊंचे शिकारों की भूमि किसे कहते हैं, तो सवाना घास के मैदान को ऊंचे शिकारों की भूमि कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। घास के मैदान इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ये सारी बातें इंग्लिश में भी लिखी हुई है। दीज फॉरेस्ट ग्रो ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टू द, दीज फॉरेस्ट नहीं, ये हटाओ, दीज ग्रो टू द ट्रॉपिकल रीजन ऑन both side of the equator. Vegetation here grow in area with low of medium rainfall. This grass can grow very tall up to a height of about 3 to 4 meter. The savanna grassland of Africa is of this type. In general, animal like elephant, zebra, giraffe, deer, leopard, etc. are found the tropical grassland. ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अगला क्या है, देखो इस तरह के घास के मैदान होते हैं। अगला क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण कौन से होते हैं, मैंने बता दिया, यहां बारिश कम होती है और घास की ऊंचाई कम होती है, 1 से 2 फीट, 2-3 फीट के आसपास घास की ऊंचाई होती है, लेकिन ये पौष्टिक घास होती है। कैसी होती है, पौष्टिक होती है। ठीक है, ये मध्य अक्षांश क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में, यानी महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं। यानी यहां पर भैंसों, भेड़ों का पशुपालन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। हाँ, मेनली पशुपालन के लिए यूज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड मैंने आपको बता दिया, दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड रीजन एंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के मध्य भाग में पाए जाएंगे। द ग्रास हियर इज जनरली शॉर्ट एंड न्यूट्रिशन, शॉर्ट छोटी होती है और न्यूट्रिएंट्स वाली होती है। वाइल्ड बफेलो, बाइसन, एंटीलोप आर कॉमनली फाउंड इन द टेम्परेट रीजन। एक होती है कटीली झाड़ियां, झाड़ियां आपको राजस्थानी क्षेत्र में मिलती है, डेजर्टेड एरिया में। शुष्क रेगिस्तानी प्रदेशों जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर आप रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित कर सकते हो। देखो जितने भी, अरे बाइसन, एंटीलोप कैसा होता है, बाइसन नहीं जानते, ऐसा बड़ा सा जैसे सांड होता है ना, सांड ऐसा होता है जैसे भैंसा होता है, इस तरह से होता है। बाइसन सांड की तरह होता है, तगड़ा सा, जबरदस्त। तिब्बती एंटीलोप होता है वो बड़े बड़े सींगों वाला, ऐसे हिरन जैसा होता है लेकिन बड़े बड़े सींग होते हैं, उसे बोलते हैं तिब्बती एंटीलोप। ठीक है बेटा, कर दिया मैंने, फॉरेस्ट शो कहीं किया है, चेक करके तो देखो तुम। ठीक, आगे समझते हैं। अब उसके बाद बात करें तो ध्यान से समझना आगे की कहानी की। अच्छा, एक चीज बता रहा था मैं, जितने भी रेगिस्तान होते हैं ना वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होते हैं। ये बात मैंने बताई है, जब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा चैप्टर, ओशनिक करंट, महासागरीय जलधाराओं वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि जितने भी जो रेगिस्तान होते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वहां से ठंडी जलधारा गुजरती है, ठंडी जलधारा गुजरने के कारण वो पश्चिमी किनारे पर ही होते हैं। हाँ, जैसा बाहुबली में दिखाया गया है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो देखो ये रहे शीतोष्ण घास के मैदान, ये रहे, और कटीली झाड़ियां रही। शीतोष्ण घास के मैदान ऐसे दिखाई देते हैं जैसे यूरोप में आपने देखते हैं ना, रोमांटिक रोमांटिक वो गाना होता है, वो वाला गाना देखा है ना, वो वाला, अरे कौन सा सॉन्ग है वो, अरे वो वाला, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। ऐसे ही तो घास के मैदान है वहां यूरोप में, ऐसे ही वाले घास के मैदान दिखाए जाते हैं। वो जो गाना है, मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मैनो बचा, ठीक है, वही वाले हैं। चलिए देखो, एक माँ साहब आ रहा है क्लास में और कह रहे हैं सर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। बेटा ब्लॉक ही दिखाई दोगे, आगे आ जाओ, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। अब देखो पोलर रीजन, पोलर रीजन ये रहे, ध्रुवीय क्षेत्र। पोलर रीजन बोले तो ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, आगे समझते हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा, या बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, मतलब बहुत कम वेजिटेशन मिलती है ना। उसके बाद बात करें, यहां केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है, मतलब जब पोल पर गर्मियों का सीजन आता है बहुत 2-3 महीने के लिए, तब ये वहां हो जाता है। हाँ जी, पहलगांव में भी है ऐसा ही। हाँ ठीक है, तो जब ये यहां जब बहुत कम समय के लिए यहां पोल पर गर्मी होती है, तब ये चीजें काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियां उगाती हैं। इसे टुंड्रा, इसे क्या बोलते हैं, टुंड्रा। उन्हें क्या बोलते हैं, जहां शंकुधारी थे, याद रखना, शंकुधारी जो इन्हें थे इन्हें टैगा बोला गया था, और ये जो छोटी छोटी काई, लाइकेन जो पोलर क्षेत्र में पाई जाते हैं उनको क्या बोला गया, टुंड्रा। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। यह वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवर के शरीर पर मोटा फर, मोटा फर मतलब मोटे बाल, वो जो बालों की चमड़ी होती है ना, मोटे मोटे बाल जो होते हैं, जैसे पेंगुइन के होते हैं, ध्रुवीय भालू के होते हैं, मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। यहां पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी यहां पाए जाने वाले जानवर। और एक स्लो लेपर्ड, यानी ध्रुवीय लेपर्ड बोले तो, अरे क्या बोलते हैं लेपर्ड को, अरे ध्रुवीय हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, ध्रुवीय तेंदुआ या हिम तेंदुआ कहते हैं, स्नो लेपर्ड।
टुंड्रा बेटा छोटी छोटी वनस्पति, छोटी छोटी जो घास, शायद चित्र होगा तो दिखाता हूं, नहीं चित्र नहीं है, छोटी छोटी घास होती है, जैसे काई होता है ना, काई, काई देखा, काई लाइकेन, जो पानी जहां भरा रहता है तो वहां हरे हरे रंग का जो जम जाता है ना, वही वाला होता है काई। जहां पानी ज्यादा भरा रहता है उसी को ये मानो क्या बोलते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन बोलते हैं। जहां पानी भरा रहता है, आपने ट्यूबवेल देखा होगा, ट्यूबवेल की जो कुंडी होती है उसमें नीचे चिकना चिकना ग्रीन कलर का, हरे रंग का जमा रहता है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको एक चीज और करनी है, ये देखिए विभिन्न घास स्थल और विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे समझिए ये दुनिया के घास स्थल है, ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कौन सा ट्रॉपिकल यानी शीतोष्ण कटिबंधीय। तो देखिए उष्ण कटिबंध कौन से, पूर्वी अफ्रीका में है सवाना, ब्राजील में है कंपोज, वेनेजुला में लानोस है। अब देखिए शीतोष्ण घास स्थल कौन कौन से, अर्जेंटीना में पैम्पास है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, मध्य एशिया में स्टेपीज है और ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स। मैं यहां लिख रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में कौन से है, डाउन, 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 डाउन या डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये कैसे, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, यानी ये शीतोष्ण घास के मैदान है और वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। मैं आपको एक घास के मैदान का चित्र भी दिखाई देता हूं, इसे मैप्स पे भी दिखाई देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ बस। इसके और इसके बीच में जो घास के मैदान है वो कैसे, उष्ण कटिबंधीय। अब देखो जैसे मैं बोलूं कि भाई सवाना घास के मैदान, सवाना ये रहे, ये कैसे है, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपीज, स्टेपीज कर्क से ऊपर है तो कैसे है, उपोष्ण कटिबंधीय है। यहाँ जाओ, ये वेल्ड है, वेल्ड कैसे है, ये देखो इससे नीचे उपोष्ण कटिबंधीय। पंपास देखो इससे नीचे तो उपोष्ण कटिबंधीय है। यहाँ देखो, ये देखो, यहां देखो ये वाले कैसे हैं, उष्ण, प्रेरी कैसे है, उपोष्ण कटिबंधीय है। तो आपको अलग अलग तरह के घास के मैदान अलग अलग जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए ये चैप्टर होता है समाप्त, कल एक नया चैप्टर। अब आपके 2-3 चैप्टर रह गए हैं बस, 2 चैप्टर तो 8th क्लास के रह गए हैं आपके, और एक चैप्टर और रह गया है, वो 7th 8th दोनों में कॉमन है, शायद 3 चैप्टर रह गए हैं आपके, ठीक है। चलो इस वीक में कुल मिला के आपका खत्म कर देंगे, इस वीक में, यानी आप ये मानिए 20 दिन पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाना है, फिर आपका प्रैक्टिस प्रॉपर चलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। दीक्षा सोनी ले लिया जी नाम आपका। क्लास 33 का पीडीएफ यार है तो सही, बाकी आज मैं चेक कर लूंगा किस किस का नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, बना लेना, अच्छी बात है, बना लोगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए, नहीं बनाओ तो तुम्हारी मर्जी है। चलो बाय बाय।